अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और मैं हूं हाज़िर आपके सामने साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी के पार्ट 3 के साथ। अब तीसरे पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट से। जहाँ तक हमने पीछे दो पार्ट्स के अंदर पढ़ा था, तो इसको हम अब डिस्कस करते हैं कोलबर्ग को। कोलबर्ग जो थे, ये लॉरेंस कोलबर्ग अमेरिका के अंदर पैदा हुए और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। 1927 के अंदर ये पैदा हुए और 1987 के अंदर इनकी डेथ हुई। 1927 में ये पैदा हुए और 1987 के अंदर 1987 के अंदर इनकी डेथ हुई। और इनकी ये जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है कि अखलाक के अंदर किस तरह से बेहतरी आती है, मोरालिटी में किस तरह से डेवलपमेंट आती है, तो ये थ्योरी इसके लेवल 3 हैं, 3 लेवल्स हैं और इसकी स्टेजेस जो हैं वो 6 स्टेजेस हैं और हर लेवल को 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 लेवल नंबर 1, इसका नाम है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री कन्वेंशनल लेवल ये 4 से 10 साल की उम्र तक है और इसकी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 के अंदर है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन और स्टेज 2 में है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि बच्चा मार के डर से वालिदैन के मारने की वजह से या उसके टीचर के मार के डर से यहाँ पे काम करता है और फर्मा बरदारी करता है। या नंबर 2 स्टेज 2 में सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, कि इसमें टेट फॉर टैट वाली बात है कि वो अगर उसको कुछ दिया जाता है उसके बदले में तो फिर वो काम को सर अंजाम देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बच्चे से कहा कि दुकान से सौदा लेके आओ तो उसको 5 रुपये दे दिए और उसके बदले में उससे काम ले लिया। इसी तरह से पढ़ाई के मामले में भी उसको अगर पढ़ाना हो तो उसको कुछ इनाम दे दिया और उससे वर्क ले लिया। तो ये स्टेज है। तो ये प्री कन्वेंशनल है। इसके अंदर एज 4 से 10 साल तक होती है और ये इसकी 2 स्टेजेस हैं। आगे फिर लेवल 2 है, वो है कन्वेंशनल लेवल। अब इसके अंदर जो एज है वो 10 साल से 13 साल तक की है और इसके अंदर मज़ीद स्टेज 3 और स्टेज 4 है। स्टेज 3 के अंदर इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन है कि गुड बॉय गुड गर्ल वाली कंडीशन है। इसके अंदर आपस में बाहमी ताल्लुकात की बुनियाद पर, या कि फिर नंबर स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन इनके स्टेज 3 में बच्चा वो खुद कोशिश करता है कि अपने आप को अच्छा साबित करे, अच्छी लड़की या अच्छा लड़का साबित करे और माशरे के अंदर एजाज़ पाए। तो ये है इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन स्टेज। और नंबर 4 स्टेज वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसके अंदर वो कानून और ज़वाबित को वो फॉलो करता है कि कानून और ज़वाबित जो उसको कहते हैं उसकी उसको पैरवी करनी पड़ती है। तो ये है कन्वेंशनल लेवल। तो लेवल 3 वो है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसके वो ये 13 एज ये 13 साल से आगे है, 13 से शुरू होती है और ऑनवर्ड चलती है। तो इसमें आगे नेक्स्ट फिर लास्ट 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 5 और स्टेज 6। स्टेज 5 की अगर बात करें तो ये सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन है। और नंबर स्टेज 6 वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन से मुराद ये है कि जो समाज के तौर तरीके हैं उसके साथ उसका रहना सहना रहन सहन उसको वो फॉलो करता है यहाँ पे और अपने आप को बेहतर कर पाता है। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन के इसमें वो मोरालिटी के आखिरी दर्जे पे होता है और यहाँ पे कोई बंदा पहुँचता है कि यहाँ पे अगर किसी ने कोई ब्राइबरी की या इस तरह से कोई और मामला रिश्वतखोरी का आया, तो फिर क्या है कि वो आगे से इसको फॉलो करने वाला वो इनकार कर देगा, अगरचे उसके एवज़ उसको नाकामी का सामना नहीं करना पड़े। वो कहेगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि उसको जॉब के लिए पैसे देना पड़ते हैं तो वो कहेगा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं तो अपने मेरिट पे लगूंगा, अगर आपने नहीं जॉब देनी तो ना दें, मैंने पैसे रिश्वत नहीं देनी। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन है। तो इसके इसको फॉलो करने के लिए लास्ट स्टेज है, इस पर एटिकेट्स और मोरालिटी का लास्ट हायर रैंक है। तो ये थे इसके 3 लेवल और इसकी 6 स्टेजेस। हर लेवल के अंदर 2-2 स्टेजेस हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं वो है ब्रूफन-ब्रीनर्स की इकोलॉजिकल थ्योरी। ब्रूफन-ब्रीनर्स ने ये चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कहता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाई सोशल रिलेशनशिप एंड इन्वायरमेंट।
अराउंड दैम, कि बच्चे की जो ग्रोथ या बढ़ोतरी है वो अफेक्ट होती है किससे, सोशल रिलेशन से, आपस के ताल्लुकात से और माहौल से लाजमी तौर पे मुतासर होती है। और इसको जो है उसने 5 लेवल के अंदर इसको डिवाइड किया है। और इसकी वो कहता है कि इन्वायरमेंट किस तरह से जो है वो 5 लेवल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 है माइक्रो सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? इसके तहत वो कहता है कि इट इज़ क्लोजेस्ट टू द चाइल्ड इन विच ही हैज़ डायरेक्ट कंट्रैक्ट with others. It includes parents, peers, caregivers, friends, teachers in home, school or डे केयर सेंटर etc. अब ये उसका वो माहौल है जो उसके क्लोजेस्ट है, ज़्यादा करीब तरीन है, जिसमें उसके वालिदैन हैं, उसके दोस्त अहबाब हैं, उसकी केयर गिवर, उसके फ्रेंड वगैरह, उसका टीचर है। तो इस माहौल के अंदर वो रह कर जो है इनसे सीखेगा, इनसे मुतासर होगा। नेक्स्ट जो है वो है मीज़ो सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है कि ये उसका नेक्स्ट लेवल है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो सिस्टम, जो पहले जिक्र हुआ था कि टीचर है स्कूल के अंदर, तो पीयर्स हैं इन्वायरमेंट उसके सोसाइटी के अंदर, और फ्रेंड्स वगैरह, और जो पेरेंट्स हैं उसकी फैमिली का हिस्सा हैं। तो ये सारे मिलकर जो हैं माइक्रो सिस्टम जो है ये मिलकर जो है मेजो सिस्टम बनाता है। तो ये सारे मिलकर उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये तब क्या कहलाता है, उसकी लाइफ को जब इफ़ेक्ट करते हैं तो ये कहलाता है मेजो सिस्टम। इसके बाद है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम क्या है? इट इज़ द लेवल इन विच चाइल्ड हैज़ नो एनी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट बट इट अफेक्ट्स इज डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल फादर्स प्रमोशंस, वर्क प्लेस यूटीसी। कि ये वो सिस्टम है जो उस के गर्दोनवा के समाज के जो है ज़ाहरी जो है असरात से हटकर कुछ असरात हैं, जिस तरह से उसके बाप का तबादला कहीं पे हो जाता है तो उसको जो है मजबूरन वो जगह छोड़कर या अदारा छोड़कर जो है तो कहीं और जाना पड़ता है वालिद के साथ, तो उसकी शख्सियत पर इसके असरात मुरतब होते हैं। इसी तरह से फिर आगे है मैक्रो सिस्टम, चौथा जो है ये कौन सा है? ये ज़रा वसी लेवल का है। इसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम मिलकर जो है उसको मुतासर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक सिस्टम है उसका, और पॉलिटिकल सिस्टम है, और कल्चरल सिस्टम है या कल्चरल वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के निज़ाम जो हैं मिलकर उसकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इस तरह से लास्ट जो है वो है क्रोनो सिस्टम। 5th वन जो है क्रोनो सिस्टम है। इसके अंदर क्या है? क्रोनोलॉजिकल जो है लेवल, इसमें जो है ना हिस्टोरिकल जो है टाइम पीरियड की बात होती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है उसकी लाइफ का जो है हिस्सा बनती हैं और उसकी लाइफ से बाद दफ़ा चली जाती हैं, उसको मुतासर करती हैं। मिसाल के तौर पर डाइवोर्स का हो जाना, नई बर्थ का हो जाना, बच्चे का पैदा होना, या डेथ का वाक़या होना, मौत का वाक़या होना। तो ये वो चीज़ें हैं जो उसकी ज़िंदगी में विद द पैसेज ऑफ टाइम जो उसको अफेक्ट करती हैं। तो ये था ब्रूफन ब्रीनर की इकोलॉजिकल जो है ये थ्योरी थी इकोलॉजिकल। इसके जो है 5 इसने जो है पार्ट्स बनाए हैं, लेवल्स बनाए हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग। थ्योरीज़ ऑफ लर्निंग की जब बात करेंगे तो इसके अंदर हम मेजर जो है 4 ग्रुप्स के का जिक्र करेंगे। नंबर 1 कौन सा आएगा लर्निंग के अंदर? बिहेवियरिज्म ग्रुप। बिहेवियरिज्म में क्या है कि बिहेवियरल लर्निंग है उसकी बात होगी। तो ये क्या है कि लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर काज्ड बाय स्टिमुलस इन द एनवायरनमेंट। कि वो लर्निंग जो बिहेवियर के अंदर तब्दीली का ज़रिया बनती है वो जो है बिहेवियरिज्म का हिस्सा है। अब इसके अंदर जब बात करेंगे तो इसके फॉलोअर में वाटसन हैं, पेवलव हैं, स्किनर हैं, थॉर्नडाइक हैं। अब वाटसन ने भी जो इसी तरह से बिहेवियर के ऊपर एक्सपीरियंस किए थे। अब पेवलव की जो है क्लासिकल कंडीशनिंग की जो है वो थ्योरी है। क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी के अंदर जो है वो इस बात को जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक डॉग के ऊपर, इसमें उसके सामने जब खाना आता है तो वो स्लेविएट करता है और साथ में बेल बजाई जाती है। फिर इसके बाद खाना नहीं आता, जस्ट बेल पे वो जो है स्लेविएट करता है, राल टपकाता है। तो इस तरह से वो सीखता है। अब स्किनर ने भी जो है चूहे के ऊपर जो है स्किनर बॉक्स के अंदर उसको बंद करके उसके सामने जब खाना पेश किया तो उसने क्या है, जब उसने पहले अपना पाँव जो है वो लीवर के ऊपर रखा तो इसके साथ जो है वो खुल गया, बॉक्स खुला और इसके बाद उसको खाना दिया गया जिसको रेनफोर्समेंट का नाम दिया गया। तो इस तरह से फिर जो है उसने ये अमल को रिपीट किया। थॉर्नडाइक ने भी इसी तरह से बिल्ली के ऊपर एक्सपीरियंस किया। तो ये सारे जो हैं इन्होंने जो है ये ग्रुप जो है ये बिहेवियरिज्म का है और ये बिहेवियर जो है ये और इन्वायरमेंट की वजह से
सोसाइटी की वजह से जो लर्निंग है, आउटर इन्वायरमेंट की वजह से लर्निंग जो है, ये ग्रुप कहलाता है बिहेवियरिज्म। इसके बाद नेक्स्ट जो है लर्निंग की थ्योरी जो है वो है कोग्निटिविज्म। कोग्निटिविज्म वाले कहते हैं कि लर्निंग कम्स फ्रॉम मेंटल एक्टिविटी सच एज मेमोरी, मोटिवेशन, थिंकिंग ईटीसी। तो ये कहते हैं कि लर्निंग क्या है, ये दिमाग की तब्दीलियों का नाम है। दिमाग के अंदर सोचो विचार का, मेमोरी का, मोटिवेशन का, थिंकिंग का पैदा होना, ये सारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है कोग्निटिविज्म। और इसके फॉलोअर की अगर बात करें तो इसको जो है इसके पैरोकारों में पियाजे हैं, बंडूरा हैं, मिलर हैं और ब्रूनर हैं। तो ये जो हैं इन्होंने अपनी अपनी आगे जो है ना थ्योरियाँ दी हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रुप जो है पियाजे की हम पहले जो है थ्योरी जो है हम पढ़ चुके हैं, और बंडूरा की जो है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी जो है वो आगे आएगी, और मिलर और ब्रूनर की जो है डिस्कवरी लर्निंग की है। तो इनका ताल्लुक जो है कोग्निटिविज्म से है। तो कोग्निटिविज्म वाले कहते हैं कि लर्निंग जो है ऑल बिकॉज ऑफ द चेंज इन माइंड है। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है कि ये कहते हैं कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ओन अंडरस्टैंडिंग नॉलेज रेदर देन एक्वायरिंग फ्रॉम अदर्स। कि लर्निंग जो है ये सारी की सारी जो है अपने खुद अपनी बिहाव पे खुद होगी, अपना जो है खुद कंस्ट्रक्ट करेगा बच्चा, इन्वायरमेंट के अंदर रहकर चीज़ों को खुद सीखता है, अपनी तरफ से खुद जो है चीज़ें तजवीज़ पाती हैं, और उसकी वो खुद अपनी मर्ज़ी के साथ काम को करता है और ख़ुद लर्निंग करता है। इसके बाद इसके जो है फॉलोअर के अंदर विगोस्की हैं और जॉन डेवी हैं। विगोस्की की थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं जो उसने पहले पेश की थी। तो जॉन डेवी की जो है वो लर्निंग बाय डूइंग है, कि काम करके जो है चीज़ों को सीखा जाता है, और बच्चा जो है ख़ुद करता है, काम खुद करता है। उसमें ये कंस्ट्रक्टिविज़म वाले यही कहते हैं कि वो खुद करेगा और इसके साथ वो लर्न करेगा, तो अपनी मर्ज़ी से सीखेगा। इसके बाद है नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है कनेक्टिविज़म वाली। कनेक्टिविज़म थ्योरी कौन सी है कि इसमें लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग स्पेशलाइज इंफॉर्मेशन सोर्सेज। कि जो है लर्निंग क्या है कि ये चीज़ों को जोड़ कर जो है एक एक चीज़ को दूसरे के साथ उसका रब्त जोड़ना, ताल्लुक़ कायम करना, इस तरह से सीखना। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी पर्सनैलिटी के बारे में सीख रहे हैं तो आपके ज़हन में उसके जो है लाइफ का एस्पेक्ट जो है वो नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, आप अपने इन्वायरमेंट में उस जैसी कुछ शख्सियत ढूंढेंगे जिसके साथ उसको मुंसलिक करेंगे, तो इस तरह से चीज़ों को जोड़ेंगे तो फिर आपको याद हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी की जो है डेट ऑफ, जैसे कि वो हेलन पार्क हस्ट हैं, उनकी डेट ऑफ जो है उनकी जो डेथ है वो 1973 है, तो उसको हम अगर याद करने के लिए हम इस तरह से मुंसलिक कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि पाकिस्तान का तीसरा आइन 1973 में बना, तो इसके साथ इस तरह से हमें उसकी डेट ऑफ डेथ जो है वो याद हो जाएगी। तो ये चीज़ों को कनेक्ट करने की वजह से जो है ये थ्योरी है, और ये डिजिटल एज थ्योरी है। तो ये थी लर्निंग की थ्योरी। अब हम बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लर्निंग की पे बात करते हैं। तो इसमें दो थ्योरीज़ हैं बिहेवियरल लर्निंग की। जैसे पहले बिहेवियरिज्म ग्रुप आया था, इनकी दो थ्योरीज़ हैं। नंबर 1 है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, और नंबर 2 है ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है ये लर्निंग की थ्योरी जो है ये भी बिहेवियरल ग्रुप से है, और इसको पेश करने वाले पेवलव थे। पेवलव जो थे ये रशियन थे, इन्होंने ये थ्योरी दी। तो इसके अंदर उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कुत्ते के ऊपर, और उनको ये 1904 के अंदर जो है प्राइज़ भी मिला। तो इन्होंने जो है इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया, और इसको बारे में पहले भी जिक्र हो चुका है। तो कुत्ता जो है उसको जो है खाना दिया जाता है, तो और उसको साथ वो सलेविएट करता, राल टिपकाता, तो और साथ में घंटी बजाई जाती। तो फिर इसके बाद खाना कम कर दिया गया, और फिर जो है वो घंटी की वजह से जो है वो राल टपकाता रहता था। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी को। इसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं, एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्टिमुलस जनरलाइजेशन और स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। अब एक्विजिशन क्या है, ये है कि इसमें जो है जब कुत्ता ये पहचान जाता है कि जो ये घंटी बजाई जा रही है, या तो इसका जो है क्या है कि इसके बदले में इसको अब खाना इसके पास आने वाला है, तो अब वो ये जान जाता है, और उसकी रसाई जो है वो खाने तक हो जाती है। और वो जब खाना दिया यानी कि घंटी बजाई जाती है तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्स करता है, सलेविएट करता है। तो अब अगर इसके बाद ये है एक्विजिशन। इसके बाद है एक्सटिंक्शन। क्या है
एक्सटिंक्शन का मतलब है कि कम होते जाना, यानी कि जब आप कि घंटी जब बजाई जाए खाने के साथ और खाना ना दिया जाए, और हर बार घंटी बजाई जाए, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा कि खाना तो आता नहीं है, फिर वो कोई जो है सलेविएट नहीं करेगा, राल नहीं टिपकाएगा, तो उसमें कमी आ जाएगी। तो ये है एक्सटिंक्शन। तो इसी तरह से स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? रिकवरी ये है कि जब दोबारा से फिर जो है बेल के साथ खाना दिया जाए, तो खाने देने के साथ जो है दोबारा से वो राल टपकाना फिर शुरू कर दे और वो बढ़ती जाए। तो इस तरह से ये क्या है? दोबारा स्पॉन्टेनियस ये रिकवरी है। इसके साथ एक टर्म है स्टिमुलस जनरलाइजेशन, कि ये क्या है कि जब घंटियाँ यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हों और वो फ़र्क ना कर सके कि इसमें से खाने की घंटी कौन सी है, तो ये वाला कहलाएगा स्टिमुलस जनरलाइजेशन। और इसी तरह से स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इसमें यह है कि जब वो फ़र्क कर ले, स्टिमुलस के अंदर फ़र्क कर ले कि हाँ ये वाली घंटी जो है ये खाने के लिए बजाई जा रही है, तो ये स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन है। इसी तरह से अब ये कुछ टर्म्स थी। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरी है वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब ये स्किनर ने इसको पेश किया था, और इसने जो क्या है कि इसने चूहे के ऊपर एक्सपीरियंस किया कि, और इसके अंदर इसने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल भी किया था। तो इसके अंदर जो है थ्योरी के अंदर ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर ये सेपरेटली जो है ये भी अलग तौर पे भी आपको मिल जाएंगी वीडियो के अंदर, देखें अगर लिस्ट के अंदर, तो ये सारा लेक्चर जो है हर एक का सेपरेटली भी मौजूद है। तो इसके अंदर जो है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट के जो है, जब चूहे को बंद किया जाता और वो लीवर के ऊपर पाँव दबाता तो आगे उसको जो है फिर खाना मिलता। बाद दफ़ा उसका जो है पाँव जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक पर लगता, जिसके जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस पे लगता और उसको शॉक लगता, जिस वजह से जो है वो फिर दोबारा से अपना पाँव पीछे कर लेता। लेकिन उसको पता चल गया कि इस लीवर के ऊपर रखने से जो है दोबारा खाना अगर सामने आता है, तो उसके साथ वो क्या है कि ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट थी खाना। लेकिन जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट थी वो क्या थी कि उसमें जो उसको शॉक का लगना वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। अब जब उसको खाना मिला तो उसको पता चल गया कि इस तरह से इस लीवर पे पाँव रखने से खाना मिलता है, फिर वो इस तरह से उसको रिपीट करता पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के साथ। जो है वो कहता है कि जो है काम में रिस्पॉन्स में जो है वो बेहतरी आती है, बढ़ोतरी आती है, ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसके साथ क्या है, कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं इसमें टर्म्स, फिक्स्ड रेशियोज़, वेरिएबल रेशियोज़, और साथ में फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल, ये चार टर्म यूज़ हुई हैं। इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स्ड रेशियो क्या है कि इसका मतलब है कि ख़ास मिकदार के अंदर जो है वो खाना दिया जाना। मिसाल के तौर पर अगर इसको मिसाल लें कि किसी को बंदे को तनख्वाह 10,000 मिलती हो, तो वो जो है फिर हर महीने 10,000 ही आती हो, तो वो क्या है, ये फिक्स्ड रेशो है। और वेरिएबल रेशो क्या है कि उसमें जो है कभी 10,000 आ जाए, कभी 15 आ जाए, तो ये इसमें ये वेरिएबल रेशो है। इसी तरह से इंटरवल क्या है, फिक्स्ड इंटरवल, कि एक मौके पर मखसूस ख़ास टाइम के बाद, 20 मिनट बाद या 15 मिनट बाद जो है एक वक्फे के बाद जो है वो खाना दिया जाए, या हर महीने के महीने तनख्वाह आए पहली की पहली, तो फिर क्या है, ये है फिक्स्ड इंटरवल है। अगर वो आगे पीछे है, कभी 15 को आ जाए तनख्वाह, कभी जो है 30 को आ जाए, कभी एकम को आ जाए, तो फिर ये क्या है, वेरिएबल है, इंटरवल है। इसी तरह से चूहे को खाना मिलना अगर फिक्स टाइम पे मिले, जो है 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, या हर उसके रिस्पॉन्स करने के बाद फ़ौरन मिले, तो वो क्या है, ये जो है फिक्स्ड वेरिएबल है, इंटरवल है। अगर वो उसका टाइम जो है जो ज़्यादा 15-20, कभी 15 हो गया, कभी 10 मिनट बाद हो गया, तो फिर क्या है, ये वेरिएबल इंटरवल है। तो ये थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कोग्निटिव थ्योरीज ऑफ लर्निंग। पहले हम कर रहे थे बिहेवियरल लर्निंग थ्योरीज, अब करेंगे कोग्निटिव लर्निंग थ्योरीज। तो इसमें पहले जो है वो है डिस्कवरी लर्निंग। ये किसकी है, ये ब्रूनर की है, डिस्कवरी लर्निंग। कि वो ये कहता है कि बच्चा जो है लर्निंग जो है चीज़ों को डिस्कवर करने के बाद जो है चीज़ों को डिस्कवर करता है, फिर वो लर्न करता है। वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है लर्नर वो डिस्कवरी करता है और रिलेशनशिप्स कायम करता है। ताल्लुकात कायम करने के बाद वो अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस करता है, चीज़ों को सीखता है, और डिस्कवर करने के साथ साथ वो जो है मंजिल तक पहुंचता हुआ लर्निंग करता है। और इसमें उसने जो है ब्रूनर की जो थ्योरी है, इसके उसने 3 मोड्स दिए हैं। कौन कौन से हैं इसके 3 मोड्स? नंबर 1 है इनएक्टिव मोड। इनएक्टिव क्या है कि ये 0 से 1 साल तक है। इसके अंदर जो है ये एक्शन बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि तमाम तर लर्निंग जो है इसमें हाथ पाँव का मारना, चीज़ों का सीखना, हाथ पाँव से, बच्चा छोटी उम्र में होता है तो हाथ पाँव हर चीज़ को टच करता है, हर चीज़ को छूता है, इस तरह से वो सीखता है। तो ये क्या है, इनएक्टिव जो है ये लर्निंग होगी, इसका इनएक्टिव मोड होगा। आगे नेक्स्ट है आइकॉनिक मोड।
आइकॉनिक जो है ये 1 से 6 साल तक का है। इसमें इमेजेस वगैरह और मेंटल पिक्चर जो है माइंड के अंदर होती हैं, तो तस्वीरी शक्ल में जो है चीज़ों को विजुअलाइज करके देखने के बाद, इमेज बनाने के बाद सीखता है। तो ये इसका ताल्लुक जो है आई के साथ है, आई कांटेक्ट के साथ, कि चीज़ों को देखने के बाद जो है उसको ऑब्जर्व करने के बाद जो फिर उसका इमेज ज़हन में बनाता है। तो ये 1 से 6 साल तक है। नेक्स्ट स्टेज जो है वो सिम्बॉलिक है, सिम्बॉलिक मोड है। उसके अंदर जो है इसकी एज 7 ईयर टू ऑनवर्ड है। इसके अंदर वर्ड्स की मदद से या लैंग्वेज की मदद से, अल्फाज की मदद से वो सीखता है और उसकी जो है बढ़ोतरी होती रहती है। तो यानी कि वो चीज़ों को सीखेगा, जैसे डॉग, कैट, स्पैरो वगैरह चीज़ें नाम सीखेगा। फिर उसके बाद उसका इमेज ज़हन में आएगा और उसके बाद चीज़ों को ये सीखेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी। इसको हम ऑब्जर्वेशनल थ्योरी भी कहते हैं, लर्निंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इसने जो है ये कहता है कि बच्चा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद, कॉपी करने के बाद, देखने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद सीखता है, इमिटेट करता है, नकल करता है चीज़ों की। तो और इसमें उसने कुछ वर्ड्स यूज़ किए हैं। एक तो उसमें कहा इसने कि मॉडलिंग और मॉडल। तो मॉडल क्या है कि जिसकी वो कॉपी कर रहा होता है, जो उसके सामने अगर टीचर है तो टीचर को देखता है, जो वो करता है तो वैसा ही करता है, तो वो उसका मॉडल है। और जो वो काम कर रहा है तो उसकी जो काम की कॉपी कर रहा है वो क्या है, वो मॉडलिंग कहलाती है। इसने इस पे जो एक्सपीरियंस किया था बोबो डॉल पे, कि उसने, अब बात लंबी हो जाएगी, ये सेपरेट अलग अभी लेक्चर भी मौजूद है, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। बोबो डॉल जो है ये 3 से 5 फीट की गुड़िया थी। तो इसने कुछ ग्रुप बनाए थे 3, हर एक में 24-24 के। तो उसमें ना एक ग्रुप जो है बड़े बच्चे आए और उन्होंने ना गुड़िया को गोरा मारा पीटा। तो दूसरा ग्रुप आया, वो वैसे ही बात करके चला गया। अब छोटे बच्चों का ग्रुप देख रहा था, जब उनको भेजा गया तो उन्होंने भी वही कॉपी की जो बड़े बच्चों ने की थी, कि गुड़िया को मारना पीटना शुरू हो गए और गुस्सा किया। तो ये है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले हमारे पास जो है वो मास्लो की थ्योरी है, हायरार्की का, जो हायरार्की ऑफ नीड्स। इसमें क्या है कि वो कहता है कि मोटिवेशन तब आती है जब हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी होंगी। तब जो है इब्राहिम मास्लो जो हैं ये 1908 को पैदा हुए थे और 1970 को यूएसए के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये यूएसए के जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं और एक्सपर्ट हैं। अब इसने जो है ये 5 इसकी स्टेजेस बनाई थी और इसके जो है ना लेवल बनाए थे, 2 लेवल, एक बेसिक नीड्स हैं और दूसरा जो है ग्रोथ नीड्स हैं। लेवल 1 में बेसिक नीड्स और लेवल 2 में जो है ग्रोथ नीड्स हैं। और इसकी स्टेजेस जो हैं उसने ना इसकी 5 स्टेजेस बनाई थी। पहली जो है इसमें वो सबसे पहले जो है वो बात करता है, वो कहता है कि फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो अगर पूरी होंगी पहली स्टेज में, तो तब जो है वो ये स्टेप बाय स्टेप पे हैं और ये हायरार्किकल हैं, दर्जा बदर्जा, यानी कि एक पूरी होने के बाद दूसरी आती है। ये नहीं कि अगर एक को छोड़ दिया तो हम 3 पे नहीं जा सकते, 2 करेंगे तो फिर 3 पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स में जो है एयर है, फूड है, ड्रिंक है, स्लीप वगैरह, ये हमारा खाना पीना जो है, ये कहता है कि ये अगर पूरे होंगे तो फिर आगे जो है इंसान फिर आगे बढ़ेगा नेक्स्ट अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप जो है बेसिक नीड का वो कौन सा है, वो है सेफ्टी नीड्स। अब अगर उसको खाना पानी मिल गया तो अब क्या है, सोना भी मिल गया तो अब क्या है, वो अपनी हिफाजत चाहेगा, सेफ्टी नीड चाहेगा, सिक्योरिटी, शेल्टर, हेल्थ वगैरह चाहेगा। इसके बाद जब ये भी पूरे हो गए तो फिर क्या है, ये सोशल नीड्स उसकी हैं, यानी कि लव नीड्स। ये अब ये वो कहेगा कि मुझे प्यार मोहब्बत चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए, जिसको मैं प्यार करूँ, मेरे दोस्त अहबाब, मेरी फैमिली हो, तो जिससे मैं मोहब्बत करूँ, रिलेशंस कायम करूँ। तो अब ये है इसकी लव नीड्स। इसके बाद स्टेज 4 है जो है स्टेज, उसमें जो है ये सेल्फ इस्टीम है। इसमें ये क्या करेगा कि इज़्ज़त नफ्स करेगा, जानेगा अपने बारे में, रिस्पेक्ट क्या होती है, अचीवमेंट्स उसने क्या की हैं, इसके बारे में कहेगा। अब जब उसने ये कर लिया तो फिर जो है ग्रोथ उसकी आगे बढ़ेगी। तो फिर क्या है, ग्रोथ नीड लेवल जो है उसका 2 वो स्टार्ट, उसमें आखिर में आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये स्टेज 5th है, जिसके अंदर ये सेल्फ फुलफिलमेंट के बारे में जानेगा, अपनी पीक एक्सपीरियंस के बारे में देखेगा कि उसने ज़िंदगी के अंदर क्या कुछ अचीव किया है। तो ये दर्जा बदर्जा चलेगा। तो ये था हायरार्की ऑफ नीड्स। इसके बाद जो है मोटिवेशन की नेक्स्ट थ्योरी है, फिर कहता है कि वो मोटिवेट होकर कुछ आगे बनेगा। अगर पहला दर्जा इसको पूरा होगा तो फिर आगे वो जो अगले स्टेज में जो है वो मोटिवेट होगा। इसी तरह से एडलर की जो थ्योरी है, अर्जिस थ्योरी जो है, इंडिविजुअल थ्योरी भी इसको कहा गया है। तो अब इसके अंदर जो है एडलर जो थे ये सिगमंड फ्राइड के शागिर्द थे। सिगमंड फ्राइड ने जो थ्योरी दी थी
उसके अंदर उन्होंने सेक्सुअल जो है विशेज़ का जिक्र किया था, अर्जेस का जिक्र किया था कि ये जो है इंसान की ज़रूरियात, उसमें जो है कहता है कि वो लिबिडो होता है, और ये अगर ये ख्वाहिश पूरी हो जाए, इंसान की नफसानी ख्वाहिशात पूरी हों, तो फिर क्या है कि या कोई भी वो उसने स्टेजेज बताई थी, यानी कि ना एनल स्टेज, फैलेक स्टेज, इस दर्जा बदर्जा चलती हैं स्टेजेस। वो थ्योरी पहले भी हमने डिस्कस की, तो इसको मज़ीद आगे भी देखेंगे। तो इसके अंदर इसने जो है ये शागिर्द उसका था, उसको वो कहता था कि ये ऐसा नहीं है, ये इसका शागिर्द था एडलर, और ये कमज़ोर सा आदमी था, और इसने जो है ये उसी को आगे मरकज़ बनाकर फिर आगे चलाया। फिर वो कहता कि ऐसा नहीं है, बल्कि अगर उसकी ज़रूरियात बाकी जो है ना पूरी हो जाएं, तो उसके अंदर मोटिवेशन का पहलू आता है, ना कि ये कि उसकी जो है ख्वाहिशात पूरी हों नफसानी, तो तब जो है लिबिडो हो तो निकले, तो फिर क्या है तब ही होगा, अदरवाइज़ नहीं। लेकिन इसने कहा था कि ऐसा नहीं, अगर उसकी कुछ ख्वाहिशात हैं, अगर उसकी कुछ नीड्स हैं, अगर वो पूरी हो जाएं, तो फिर क्या है, तो इस तरह से वो कहता है कि आगे बढ़ेगा। इसमें कौन सी वो कहता है, इसने यूँ कह लीजिए कि इसने जो है मास्लो की थ्योरी, उसी को ही उसने ना सब डिवाइड कर दिया था, कि उसके अंदर उसने ना दो दो बना दी। नंबर 1 में है उसका ग्रोथ नीड्स, ये कहता है कि इसके बाद है रिलेटेड नीड्स हैं, और इसकी जो हैं एग्जिस्टेंस नीड हैं। अब एग्जिस्टेंस नीड जो हैं इसकी एडलर की, उसमें यही है कि फिजियोलॉजिकल नीड जो हैं मास्लो की, और सेफ्टी नीड्स ये शामिल हैं, कि उसके खाने पीने के लिए क्या चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, सेफ्टी नीड्स के लिए क्या चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, पनाहगाह चाहिए, तो ये उसकी वजूदियत के लिए हैं, उसके कायम रहने के लिए। पहले कहता है अगर ये पूरी होंगी तो वो आगे स्टेप बढ़ाएगा। फिर आगे कौन सी उसकी कहता है, एडलर कहता है कि रिलेटेड नीड्स हैं। रिलेटेड नीड्स कौन सी हैं, कि यही वाली जो हैं, ये उसकी कह लीजिए कि इसके अंदर जो है वो सोशल नीड्स, यानी कि जो वो लव वाली और सेल्फ इस्टीम का लोअर लेवल जो है, ये इसमें आता है, ये रिलेटेड नीड्स हैं इसकी एडलर के ख्याल में। और इसके बाद जो है ग्रोथ नीड जो हैं, अब इसमें वो ग्रूम कर जाता है, आगे उसका दर्जा बढ़ता है, और उसके अंदर क्या है, सेल्फ इस्टीम आ जाता है, का उसका अपर लेवल आ जाता है, और साथ में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है, कि वो अपने आप में कुछ पहचान बनाता है अपनी, और अपने आप में गौर फिक्र करता है। इसी तरह से फिर अगर हम बात करें आगे, तो ये है 2 फैक्टर थ्योरी, ये हर्ट्ज़बर्ग की थ्योरी है। इसके अंदर उसने जो है उसने कहा है कि आप जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड डुअल फैक्टर और मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी। हर्ट्ज़बर्ग फाउंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज़। ये कौन से फैक्टर्स हैं जो इंसान को मोटिवेट करते हैं, तो उसमें वो कहता है कि एक तो हैं वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, ये सेटिस्फायर होते हैं। ये क्या हैं कि दीज फैक्टर्स इनहांस वर्कर मोटिवेशन, फॉर एग्जांपल इंजॉइंग वर्क, फीलिंग रिकॉग्निशन, वर्क प्रोग्रेशन, ईटीसी। यानी कि अपना जो काम से कुछ उसको मिला, अवार्ड मिला, तो उस पर जो है खुश होना, मोटिवेशन हासिल करना, फिर आगे और बढ़ना, फिर अपने एहसासात में तब्दीली लेके आना। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, जिससे उनको फ़ायदा होता है, जैसे कि सैलरी का मिल जाना, तो उस पर खुश होना, फिर आगे मज़ीद काम करना। तो ये सारी हैं मोटिवेटिंग फैक्टर हैं, इसको हम कहते हैं सेटिस्फायर। दूसरी तरफ जो है वो है हाइजीन फैक्टर। ये क्या है, ये डिससेटिस्फायर हैं। पहले वाले सेटिस्फाई करते हैं और ये डिससेटिस्फाई करते हैं। ये क्या है, दीज फैक्टर्स नॉट एनहांस द मोटिवेशन बट लीड टू काज डिससेटिस्फैक्शन एंड लेक ऑफ मोटिवेशन इफ एब्सेंट। अगर ये ना मिलें तो वो कहता है कि इसमें जो है डिससेटिस्फैक्शन होती है। मिसाल के तौर पर सैलरी ना मिले, या कि कंपनी की पॉलिसी जो है वो हमारे ख़िलाफ़ हों, रिलेशनशिप्स जो हैं मैनेजर के साथ कुछ अच्छे ना हों, और आपस में वर्कर जो है उनका जो आपस में ताउन ना हो, तो ये क्या कौन सी चीज़ें हैं, ये डिससेटिस्फायर हैं, कि वो काम हैं जो इंसान को पस्ती की तरफ ले जाते हैं, डीमोटिवेट करते हैं। तो ये थी 2 फैक्टर थ्योरीज़ के अंदर मोटिवेटिंग फैक्टर हैं और हाइजीन फैक्टर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो है मोटिवेशन की थ्योरी है, वो है डेविड मैकलीलैंड की थ्योरी है, एक्वायर्ड नीड्स थ्योरी। वो कहता है कि जो मोटिवेशन कब आती है, नंबर 1 पे वो कहता है कि सम नीड्स आर एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस विच मोटिवेट टू वर्क। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हासिल करने के बाद जो ऑटोमेटिकली काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। नंबर 1 नीड्स फॉर अचीवमेंट, कि जब कुछ हम बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, डिज़ायर टू एक्सेल एंड सक्सीड, कि जैसे कि आप चाहते हैं कि मैं प्रोफेसर बन जाऊं, लेक्चरर बन जाऊं, तो उसके लिए आप कोशिश करेंगे, तो उसको फिर आप अचीव करेंगे, तो ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप उससे बड़ा जो है ज़्यादा कुछ, लेक्चर के बाद आप असिस्टेंट बनें, तो उसके लिए आप अप्लाई करें। तो इस तरह से जो है एक चीज़ हासिल करने के बाद उसी के लिए आगे दिल करता है। नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर एफिलिएशन है।
डिज़ायर फॉर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कोई ताल्लुक़ बनाने की खातिर जो है हम जो है उसके लिए एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, तगदो करते हैं कि किसी तरह से मेरा किसी के साथ ताल्लुक़ उस्तवार हो जाए। उसके लिए हम फिर मोटिवेट होते हैं। जब वो हमें कुछ रिश्ता मिल जाता है, कोई ताल्लुक़ हमारा कायम हो जाता है किसी के साथ, तो फिर हम मोटिवेट होते हैं, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से नंबर 3 जो है उसकी नीड, वो है नीड फॉर पावर या नीड फॉर पावर। इसको हम कहते हैं कि डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स। अगर हम ताकत की खातिर जो है आगे बढ़ते हैं, अपनी ताकत में इजाफा करने की खातिर जो है जब उसको पाने के लिए हम ट्राई करते हैं, तो ये भी हमारे लिए मोटिवेशन होती है कि मैंने ये चीज़ को गेन करना है और अपना मकाम मर्तबा पाना है। तो ये थी इसकी थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। ये कौन सी है? ये जर्मी एंथन ने दी थी 1800 के अंदर। ये कहता है कि कैरेट से मुराद यानी कि गाजर है और स्टिक के से मुराद छड़ी है, कि इसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। अगर एक वर्कर काम करता तो उसको इनामात से, यानी कि जैसे गाजर का मतलब है मीठी चीज़, उसको इनाम से, इंसेंटिव से नवाजा दी जाए। जबकि अगर वो काम नहीं करेगा तो फिर स्टिक का इस्तेमाल किया जाए, छड़ी का, यानी कि उसके ऊपर सख्ती की जाए। तो इससे वो मोटिवेट होता है, लेकिन नेगेटिविटी उसमें आती है। लेकिन अगर पॉजिटिविटी दिखानी तो फिर क्या है, वो जैसे उसने कहा कि कैरेट, इसका नाम भी है कैरेट एंड स्टिक थ्योरी। तो कुछ इनाम दिया जाए तो फिर ये पॉजिटिव जो है रेनफोर्समेंट होगी। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास है हल ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। हल की थ्योरी जो है इसके अंदर क्या है कि वो कहता है कि हर इंसान के अंदर कुछ ड्राइव्स होती हैं, बेसिक जो है ना उसकी नीड्स, जैसे थर्स्ट, हंगर, सेफ्टी वगैरह। ये क्या हैं, अगर इनको पूरा कर दिया जाए, उसके लिए वो कोशिश करता है, जो इससे उसको ड्राइव मिलती है। ये बेसिक उसकी नीड्स हैं। अब इसको पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ता है, तगोदो करता है, और उसको हम कहते हैं कि ये ड्राइव्स हैं। और अगर ये नीड्स फुलफ़िल हो जाएं और वो सेटिस्फाई हो जाए तो इसको वो होमियोस्टेसिस का नाम देता है। इसका मतलब होता है, होमियोस्टेसिस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, कि तवाज़ुन कायम हो जाता है। कि अगर अब मिसाल के तौर पर हमें प्यास लगी है तो हम पानी की तलाश में निकलेंगे, जहाँ पे हमें पानी मिल जाएगा, पानी पिएंगे तो हमें सेटिस्फेक्शन होगी। ये तो फिर क्या है, हम इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएंगे, होमियोस्टेसिस में आ जाएंगे। इसी तरह से कोई काम हो उसको हम मुकम्मल करने के बाद जो फिर क्या है, हम खुश होते हैं। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है मैकडोगल्स की थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट की। इसमें वो कहता है कि हर इंसान के अंदर कुछ बुनियादी जिबिलतें होती हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं। तो हर एक उसको जो है आदमी करने की कोशिश करता है और उसको किसी चीज़ को पाने की कोशिश करता है, और जब उसमें वो कामयाब हो जाता है तो फिर वो क्या है, उसको मज़ीद मोटिवेशन मिलती है और फिर वो मज़ीद आगे बढ़ता है। तो ये थी थ्योरी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं थ्योरीज़ ऑफ इमोशंस की बात। थ्योरीज़ ऑफ इमोशन के बाद जो है करेंगे, इसमें जो है जेम्स लैंग थ्योरी है। ये फिजियोलॉजिकल रिएक्शन फर्स्ट पहले कहता है, फिर इमोशन लेटर कहता है कि जब भी यानी कि कोई चीज़ को हम देखते हैं तो पहले क्या है कि हमारे फिजियोलॉजिकल जो है रिएक्शन सामने आते हैं, इसके बाद हमारे इमोशंस जो हैं वो आते हैं। यानी कि इमोशंस अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल reaction to events or need, means first physiological reaction comes and then emotions occur. If you see angry lion in forest, you get frightened and start trembling. Here fear यानी कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शन कम्स फर्स्ट एंड इमोशन ट्रेम्बलिंग कम्स लेटर। कि पहले जो है फियर, खौफ पहले पैदा होगा, जो फिजियोलॉजिकल जो है रिएक्शन है, जबकि उसके अगेंस्ट जो है जो इमोशन है, हमारे जज्बात, वो क्या हैं, ट्रेम्बलिंग है। तो ये इमोशन बाद में आएंगे। फिजियोलॉजिकल जो है वो चीज़ पहले आएगी, तो उसके बाद जो है कांपना जो है हमारा वो बाद में आएगा, जो हमारा इमोशन है। इसके बाद जो कैनन बार्ड है उसने भी ये थ्योरी दी थी इमोशन के बारे में। वो कहता है कि ये फिजियोलॉजिकल जो हैं रिएक्शन और इमोशनल जो हैं ये एट अ सेम टाइम, यानी कि हम साथ ही कांपते हैं और साथ ही डरते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कांपना शुरू होंगे फिर डरेंगे, या पहले डरेंगे फिर कांपेंगे। कहता है कि साथ ही डरते हैं साथ ही कांपते हैं। तो ये थी इसकी थ्योरी। इसके बाद एक है फेशियल फीडबैक थ्योरी। ये भी इमोशनल है। वो कहता है कि कोई भी काम अगर हम करेंगे तो उसका इज़हार हमारे चेहरे से होता है। अगर हम गमगीन हैं तो चेहरा भी गमगीन होता है, अगर हम खुश हैं तो उसके असरात जो है ना चेहरे पे नज़र आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एरियाज़ ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का एरिया क्या है, इसमें एक लर्नर होता है और साथ में लर्निंग प्रोसेस है, और फिर क्या है, लर्निंग सिचुएशन है। तो ये इसका 3 इसके पार्ट्स हैं इसके एरिया के। एरियाज़ ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की एक लर्नर है, और उसको जो है जो सिखाया जा रहा है वो उसका लर्निंग प्रोसेस है, और जिस सूरत हाल कंडीशन के अंदर रहकर वो सीख रहा है वो लर्निंग
सिचुएशन होती है। और अगर साइकोलॉजी की टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, प्योर साइकोलॉजी और दूसरी है अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी इट डील्स विद फॉर्मुलेशंस ऑफ साइकोलॉजिकल थ्योरीज, ये साइकोलॉजिकल थ्योरीज बनाती है, जबकि अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरीज डिवेल्प्ड इन द प्योर साइकोलॉजी। जो प्योर साइकोलॉजी के अंदर थ्योरीज बनाई गई हैं उनके ऊपर अप्लाई जब किया जाता है, वर्कआउट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, जबकि एजुकेशनल साइकोलॉजी भी उसी का पार्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी का। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ क्या है, ये ग्रोथ जो है जिस्मानी पार्ट्स, ये पहले भी लेक्चर अलग पे, हर एक लेक्चर अलग पे मौजूद है, ये शॉर्ट सा आपको बता रहा हूँ कि ग्रोथ क्या है, ये जिस्म के पार्ट्स के अंदर बढ़ोतरी है, जबकि डेवलपमेंट जो है ये माइंड के अंदर है बढ़ोतरी, कि दिमाग में जो है अक्ल व शऊर में दानिश में जो है जब बेहतरी आती है तो वो डेवलपमेंट कहलाती है। अब डेवलपमेंट नज़र नहीं आती और ग्रोथ जो है जिस्मानी पार्ट्स की वो नज़र आती रहती है, इसको हम मैयर कर सकते हैं और डेवलपमेंट को मैयर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये प्रिंसिपल क्या हैं कि डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलता रहता है अमल बढ़ोतरी का। नेक्स्ट क्या है, पीपल डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, के मुख्तलिफ दर्जे के ऊपर मुख्तलिफ जो है लेवल के ऊपर हर एक की बढ़ोतरी होती है, हर एक मुख्तलिफ, यानी कि कोई जो है तेज़ी के साथ बढ़ता है, कोई आहिस्ता, इस तरह से। इसके बाद डेवलपमेंट इज़ ऑर्डरली, यानी कि एक तरतीब के साथ है, यानी कि पहले जब बच्चा बड़ा होगा पहले उसकी थोड़ी थोड़ी जो है मूछें आएंगी, फिर दाढ़ी आएगी, इस तरह से वो फिर कद के हिसाब से वो बढ़ेगा तो फिर वो जवान हो जाएगा, तो दर्जा बदर्जा। प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, कि जर्नल से जो है स्पेसिफिक, पहले यानी कि ना आम जो है जिस्मानी बढ़ोतरी होगी, फिर ख़ास अज़ा जो हैं बढ़ेंगे। प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि ये दोनों से जो है मिलकर बना है। डेवलपमेंट इज़ अ प्रेडिक्टेबल, कि इसमें जो प्रेडिक्टिविटी होती है कि ये प्रिडिक्शन करता है, पेश गोई करता है हर अमल। इनके अगर मूछें आई तो पता चलेगा कि नेक्स्ट बच्चे को दाढ़ी आने वाली है, तो अब ये जवान हो गया। तो इस तरह से ये है। इसके बाद प्रिंसिपल्स हैं और नेक्स्ट हम करते हैं डिस्कस स्टेजेस ऑफ फिज़िकल डेवलपमेंट। स्टेजेस कौन सी हैं इसकी, तो इसमें पहली जो है वो है प्री नेटल स्टेज। ये स्टेज जो है कंसेप्ट चाइल्ड बर्थ का है, जो एम्ब्रियो टू फुल 9 मंथ बेबी इन वॉम, कि ये 9 महीने का पीरियड जो है बच्चे का माँ के पेट के अंदर, इसको बोलते हैं प्रीनेटल। इसके बाद जो है इन्फेंसी पीरियड है। इन्फेंसी पीरियड जो है, इससे पहले जो एक न्यूनेट पीरियड आता है उसमें जो है वो बच्चा जो है बर्थ से 2 हफ्ते तक की उम्र जो वो आती है। इसके बाद है इन्फेंसी पीरियड, ये बर्थ से लेकर 2 साल तक का पीरियड है, जो बच्चा इसमें तेज़ी के साथ बढ़ता है और उसके वेट हाइट के अंदर जो है बढ़ोतरी आती है और ये हाथ पाँव मार के चीज़ों को देखने के बाद सीखता है। इसके बाद है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो है ये 3 से 12 साल तक जो है इसको हम बोलते हैं ये चाइल्डहुड। इसकी फिर स्टेजेस हैं। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 3 से 6 साल की उम्र तक का है। और इसके बाद है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जो है इसकी उम्र जो है ये 7 से 12 साल तक की होती है। इसके बाद है अडोलसेंस। अडोलसेंस जो है ये एज, ये 13 साल से 19 साल की उम्र जो टीन एज है ये अडोलसेंस कहलाती है और इसको स्टॉर्मी एज भी कहा गया है। इसके बाद अडल्टहुड है, ये 20 से 60 साल तक की उम्र का है। इसमें अर्ली अडल्टहुड जो है 20 से 40 साल की उम्र है और लेटर अडल्टहुड जो है वो 40 से 60 साल की उम्र है। इसके बाद ओल्ड एज है जो 60 से डेथ तक होती है। तो ये थी इसकी स्टेजेस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फेजेज़ ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो 7 फेजेज़ हैं। नंबर 1 फेज़ जो है इसमें है क्राइंग। इसमें क्या है, ये बर्थ टू 1 मंथ होती है। इसमें बच्चा जो है रोता वगैरह है, रोता है, शोर करता है, चीखता चिल्लाता है, तो ये है बर्थ से लेकर 1 महीने तक। इसके बाद स्टेज 2 जो है वो है कोइंग। ये क्या है, 1 से 6 माह तक होती है। इसमें बच्चा इनके ऊ आ ई वगैरह की आवाज़ें निकालता है। इसके बाद नंबर 3 स्टेज जो है वो है बैबलिंग। ये 6 से 9 महीने तक की होती है। इसमें बाबा, मामा, दादा, इस तरह के वो जो है अल्फाज अदा करने की कोशिश करता है। इसके बाद नंबर स्टेज 4 है, ये 1 वर्ड प्रोडक्ट करता है इसमें, और ये 9 से 12 मंथ तक है। इसमें यानी कि मामा, डॉगी, कैट, तो एक एक लफ्ज़ बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा। तो ये 4th स्टेज है और ये 9 से 12 महीने तक है। इसके बाद 5वीं स्टेज जो है ये इसमें 2 वर्ड जो है अदा करता है और ये 2 साल तक की उम्र है। यानी कि नो डॉग, वेयर मामा, चिल्ड्रन स्टार्ट, इस तरह से यानी कि वो 2 लफ्ज़ बोलेगा। इसके बाद जो है 6th स्टेज जो है वो इसमें 3 से 4 लफ्ज़ बोलेगा। 3 to 4 वर्ड्स जो हैं वो उसकी प्रोडक्शन होगी और ये 3 साल की एज होगी। इनके वेयर इज़ मामा कहेगा, इनके सेंटेंस बोलेगा जो 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल होगा। और इसके बाद 7th स्टेज जो है वो कहता है कि 4 से 5 तक जो है वर्ड्स वो बोलता है। तो इसमें जो है अब ये 4 साल इससे ऊपर का
दौरानिया है। इनके वेयर यू आर गोइंग, वेयर इज़ मामा, व्हाट्स योर नेम, इस तरह की बातें जो हैं पूरा सेंटेंस बोलेगा। तो ये है इसकी 7 स्टेजेस। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो इसके अंदर पहले नंबर पे हैं फिजिकल डिफरेंसेस, कि जिस्मानी तौर पर हर एक में इख्तलाफ होता है। कोई बच्चा बड़ा लंबे कद का, कोई छोटे कद का होता है, कोई मोटा कोई पतला। इसी तरह से मेंटल डिफरेंसेस होते हैं कि दिमागी तौर पे कोई ज़हीन होता है, कोई कुंद ज़हन होता है, हर एक में फ़र्क होता है। कोई चालाक होता है, कोई सुस्त होता है। इसी तरह से एटीट्यूड डिफरेंस भी होता है कि इसको हम इमोशनल डिफरेंस भी कह सकते हैं। कोई जज्बाती ज़्यादा होता है, गुस्से वाला होता है, कोई नरम मजाज का होता है। इसी तरह से मोटर एबिलिटी डिफरेंस भी होता है कि हर एक के काम करने की सलाहियतों में भी फ़र्क होता है। इंटरेस्ट डिफरेंस भी हो सकता है कि हर एक के जो है इंटरेस्ट जो है, दिलचस्पी वो मुख्तलिफ होती है। कोई कुत्तों को पसंद करेगा, कोई बिल्लियों को पसंद करेगा, कोई जानवरों को, कोई किताबों को पसंद करेगा, कोई खेलना पसंद करेगा। तो ये क्या हैं, ये सारे डिफरेंसेस हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या हैं। स्टेजेस ऑफ मेमोरी में नंबर 1 स्टेज है इनकोडिंग। इनकोडिंग में क्या है, बच्चा इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन करता है दिमाग के अंदर, ये इनकोडिंग है। इसके बाद स्टोरेज है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ये स्टोरेज है। इसके बाद रिट्रीवल क्या है कि गेटिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी स्टोरेज, कि अब वो इस मालूमात को बाहर अखज़ निकालता है, दूसरों तक पहुँचाता है, ये कहलाता है इसका हिस्सा। अब इसके बाद अगली जो है ये हमारी है टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक है सेंसरी मेमोरी। ये क्या है कि इट होल्ड्स इन्फॉर्मेशन फॉर वेरी ब्रीफ टाइम लेस देन अ सेकंड, ये 1 सेकंड से भी कम होती है, लेकिन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल में तब आती जब देखा तो फिर आगे चली गई। फिर आगे है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है, ये इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। इट होल्ड्स इन्फॉर्मेशन फॉर शॉर्ट लेस देन अ मिनट, ये 1 मिनट के करीब होती है। फिर आगे है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये क्या है, ये देर पा होती है, जो काफ़ी अरसे तक जो है जहन में रहती है। इसके बाद हम करेंगे मोटिवेशन की बात। मोटिवेशन क्या है, तहरीक दिलाना है कि जिससे जो है जज्बा शौक पैदा होता है काम करने का। तो उसकी 2 मेजर टाइप्स हैं। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इसको इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। दूसरी है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनल या इंट्रिंसिक वो है कि जो अंदरूनी ख्वाहिशात की वजह से, दिल में ख्वाहिश हो कि मैंने जज बनना है, डॉक्टर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो ये है हमारी अंदरूनी ख्वाहिशात। तो ये क्या है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। और एक्सट्रिंसिक क्या है कि किसी को किसी चीज़ पे इनाम मिला तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश पैदा, किसको मिला मुझे भी मिले, तो उसके लिए वो काम करे, तो उसको मोटिवेट हो। तो ये क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। अब मोटिवेशन को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो इंटरेस्ट जो है ये इफ़ेक्ट करता है, कल्चर इफ़ेक्ट करता है, जेंडर इफ़ेक्ट करता है, एज है, इसके बाद इन्वायरमेंट है, एक्सपीरियंस है, सेल्फ एफिशिएंसी है। तो ये क्या, ये सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेशन को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर होंगी तो मोटिवेशन होगी, अदरवाइज मोटिवेशन नहीं होगी। इसके बाद रेनफोर्स की बात करते हैं। तो रेनफोर्समेंट 2 तरह की होती है, एक नेगेटिव रेनफोर्समेंट और पॉजिटिव। नेगेटिव क्या है कि किसी को इनाम दे दिया तो वो काम करेगा, तो ये है किसी को इनाम देना, किसी को कोई प्राइज़ देना, तो ये क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। और नेगेटिव क्या है कि किसी से कोई चीज़ ले लेना। मिसाल के तौर पर बच्चा अगर घर में जो है किसी को तंग करता है तो वो कहना नहीं मानता, तो उसको जो आप 10 रुपये देते हैं तो आपने उसे 5 वापस ले लिए कि तुम काम नहीं करते, तुम्हारे ये कट गए। तो इस तरह से ये कोई अगर कोई और चीज़ दी थी वो आपने वापस ले ली उससे, तो वो क्या है, ये नेगेटिव, वो अब डर के मारे करेगा कि कहीं मुझसे ना ये ना ली जाए। तो अब क्या, ये है नेगेटिव रेनफोर्समेंट है। अब अगर लर्निंग स्टाइल की बात करें तो इसमें एक होता है विजुअल लर्निंग। ये क्या है कि चीज़ों को देख कर सीखना, ये विजुअल लर्निंग है। इसके बाद ऑडिटरी लर्निंग होता है कि सुनने के साथ जब चीज़ों को सुनते हैं तब याद कर लेना। इसके बाद है वर्बल लर्निंग, कि बोलने से अल्फाजों को बोलते हुए सुनना, फिर बोलना, इनको बोल कर सीखना। तो ये क्या है, वर्बल लर्निंग है। इसके बाद है फिजिकल लर्निंग, क्या है कि बॉडी लैंग्वेज जो है उससे, हाथों के इस्तेमाल से, सेंसेस के, टच के, छू कर चीज़ों को, तो इस तरह से जो है चीज़ों को सीखना, ये है फिज़िकल लर्निंग। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी साइकोलॉजी जो है उसको हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है करिकुलम को डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू करिकुलम, उसके ऊपर हम लेक्चर देंगे। तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।